इंटरनेशनल अमन फोर्स जाएगी। सदर ट्रंप साहब का एक प्लान काफी दिनों से मार्केट में आ चुका है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फोर्स वहां पे जाके हमास के खिलाफ इस्तेमाल होगी, क्योंकि सदर ट्रंप की ख्वाहिश है, इसराइल की ख्वाहिश है कि हमास से असला लिया जाए। सेनेटर मुश्ताक साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, लेकिन जमात इस्लामी उस तरह उनको ऑन नहीं करती। सेनेटर मुश्ताक साहब जो है वो एक कन्वेंशन करना चाह रहे हैं फलस्तीन के हवाले से, लेकिन पंजाब की हुकूमत उनको इजाजत नहीं दे रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। नून लीग के लोग कह रहे हैं जी बेहतरीन कैंपेन चलाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा में कैप्टन सफदर ने झंडे गाड़ दिए हैं, कैप्टन सफदर डोर टू डोर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे सोचने की बात यह है कि लाहौर के एक हलके के अंदर भी तहरीक इंसाफ को उस तरीके से फ्री हैंड नहीं दिया। 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये दावा किया गया है एक अफगान आलिम की जानिब से, क्लरिक की जानिब से। दुख और अफसोस मोदी के ऊपर भी होता है, इसकी हुकूमत के ऊपर भी होता है कि अपने सियासी मकासद के लिए कभी अपने लोगों को मरवाते हैं। घटिया इक्विपमेंट, सस्ता इक्विपमेंट, चीप चीजें लेते हैं और अपने एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस व्लॉग के अंदर कुछ खबरें पाकिस्तान से हैं, कुछ बैरून मुल्क से हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहली खबर जो आपके साथ शेयर करनी है वो फलस्तीन के हवाले से है। गजा में इंटरनेशनल अमन फोर्स जाएगी। सदर ट्रंप साहब का एक प्लान काफी दिनों से मार्केट में आ चुका है। अब अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने भी उसके ऊपर वोटिंग की और लगता है ऐसा है कि एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जाएगी जो गजा जाएगी और उसका बुनियादी मकसद ये होगा कि गजा में जाके आपने अमन कायम करना है। अब उसके ऊपर तहफुजात का इजहार भी किया जा रहा है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये फोर्स वहां पे जाके हमास के खिलाफ इस्तेमाल होगी, क्योंकि सदर ट्रंप की ख्वाहिश है, इसराइल की ख्वाहिश है कि हमास से असला लिया जाए और वहां पे जाके ये फोर्स बुनियादी तौर पे वो काम करे जो इसराइल करना चाहता था। अब खबर जो सामने आ रही है, ये सामने आप देख सकते हैं, बीबीसी भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। एंटी हमास आर्म्ड ग्रुप्स सीक फ्यूचर रोल अंडर गाजा पीस प्लान। जी हाँ जी, जो गजा में एकदम से कुछ ग्रोह सामने आए जिस वक्त इसराइल वहां पे कार्रवाई कर रहा था, गजा के अंदर ही कुछ फलस्तीनी ग्रोह सामने आ गए जिन्होंने हमास के ऊपर हमले करना शुरू कर दिए। उन ग्रोहों को इसराइल सपोर्ट कर रहा था, असला फराम कर रहा था और हर किस्म की चीजें उनको दे रहा था। और अब वो जो ग्रोह हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि ये जो नया पीस प्लान आया है गजा के हवाले से, उसमें उनका किरदार भी होगा और जो इंटरनेशनल फोर्स वहां पे आएगी गजा में उसके साथ मिल के वो काम करेंगे। ये बीबीसी की खबर है, मैं थोड़ी सी आपको पढ़ के भी सुना देता हूं। एक जो मलेशिया ग्रोह है, जो वहां पे सबसे बड़ा ग्रोह है जिसको काउंटर टेररिज्म स्ट्राइक फोर्स कहते हैं, उनका ये कहना है कि जनाब इस्राएली मीडिया से उन्होंने बात करते हुए ये बताया है कि अमेरिका के नुमाइंदों ने हमें ये बताया है कि और हमें ये कंफर्म किया है कि वुड हैव ए रोल इन गजाज फ्यूचर पुलिस फोर्स। वो ये कह रहे हैं कि गजा की जो फ्यूचर पुलिस फोर्स होगी उसमें ये जो ग्रोह है जो बराह रास्त वहां पे हमास पे हमले करता रहा, जिसको इसराइल असला फराम करता रहा, ये जो नई वहां पे पुलिस फोर्स बनेगी इसमें उनका किरदार होगा और ये गारंटी उनको अमेरिका ने दी है। तो आप देखते हैं जनाब कि गजा में जो फोर्स जाती है वो वहां पे जाके क्या काम करते हैं और उसमें किस किस मुल्क की फोर्स शामिल होती है। लेकिन पहले ही ये खबरें आना शुरू हो गई हैं कि जनाब वो ग्रोह जो वहां पे रहते हुए हमास के खिलाफ लड़ रहे थे उनको आशीर्वाद हासिल होगा इंटरनेशनल कम्युनिटी का और अमेरिका का, ये वो दावा कर रहे हैं और बीबीसी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अच्छा, गजा के हवाले से, फलस्तीन के हवाले से हमने देखा कि दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे भी हुए, दुनिया भर में लोगों ने उसके हवाले से प्रोटेस्ट किया। इसराइल को इस वक्त बहुत बड़ा मसला दरपेश है। वो हमेशा से मीडिया के ऊपर अपना नैरेटिव लेके चलते रहे, मीडिया के ऊपर उनको ज्यादा चैलेंज नहीं हुआ, लेकिन ये जो गजा का कॉन्फ्लिक्ट है और सोशल मीडिया की वजह से इसराइल का जो नैरेटिव है, इसराइल का जो बयानिया है, उसको उड़ा के रख दिया गया और बहुत ज्यादा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और हमने देखा कि लाखों की तादाद में लोग दुनिया भर में बाहर निकले और उसमें मेजॉरिटी जो ममालिक थे वो यूरोपियन ममालिक थे। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ मुजाहरे वगैरह तो हुए, लेकिन ज्यादा मुजाहरे उस तरह नहीं हुए। सेनेटर मुश्ताक साहब, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, लेकिन जमात इस्लामी उस तरह उनको ऑन नहीं करती। वैसे जमात इस्लामी बड़ी बातें करती है और बहुत सारे इसराइल के हवाले से और फलस्तीन के हवाले से जो उनके व्यूज हैं वो बिल्कुल वाजे हैं, लेकिन सेनेटर मुश्ताक को उन्होंने उस तरह ऑन नहीं किया। वो सेनेटर मुश्ताक जिसको पूरी कौम सेलिब्रेट कर रही थी कि वो गजा गया है, लेकिन जमात इस्लामी उस तरह उनको रिसीव करने के लिए सामने नहीं आई। अब वैसे जमात इस्लामी लाहौर के अंदर एक बहुत बड़ा जलसा करने जा रही है
और उसके हवाले से हम देख रहे हैं कि वो मीडिया पे इश्तिहारात वगैरह भी चल रहे हैं। अब वो लाहौर जहां पे और किसी सियासी जमात को किसी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी की कितनी इजाजत है और खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कितनी इजाजत है वो आपके भी सामने है और मेरे भी सामने है, उसके ऊपर मैं आता हूं। लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं वो एक कन्वेंशन करना चाह रहे हैं फलस्तीन के हवाले से। ये सामने आप देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट भी किया हुआ है कि क्या ये इकबाल और कायदे आजम का पाकिस्तान है या ट्रंप या नेतन्याहू का। आज पूरा दिन मुल्तान पुलिस ने गिरफ्तारी की कोशिश की, लेकिन मुल्तान बार के वकला ने कमाल मुजाहमत से मुझे गिरफ्तारी से बचाए रखा और शाम को सील शुदा इकबाल मार्की के सामने एहतजाजी धरना दिया और नमाज मगरिब बाजमात अदा की। अब वो बुनियादी तौर पे वहां पे कोई एहतजाज वगैरह करना चाह रहे थे मुल्तान के करीब, लेकिन पंजाब की हुकूमत उनको इजाजत नहीं दे रही है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। सेनेटर मुश्ताक ने इस हवाले से काफी सारी ट्वीट्स भी की और काफी मवाद भी सोशल मीडिया पे शेयर किया। एक और ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि मरियम नवाज साहिबा कल मुल्तान में फलस्तीन गजा कॉन्फ्रेंस हर सूरत मुनक्किद करेंगे। फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का हॉल हुकूमत ने इकबाल मार्की खानेवाल को सील करके बदतरीन इसराइल नवाजी का सबूत दिया है, लेकिन मुल्तान में कल हर सूरत में फलस्तीन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जाएगा या वो मुनक्कद की जाएगी। ये जनाब वो कह रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, और उन्होंने एक तस्वीर भी शेयर की हुई है जिसमें मुबैना तौर पे देखा जा सकता है कि असिस्टेंट कमिश्नर मुल्तान ने सील कर दिया है उस इमारत को जहां पे ये कॉन्फ्रेंस होनी थी। और एक और तस्वीर भी उन्होंने शेयर की हुई है, अज़्म यकजहती कॉन्फ्रेंस 21 नवंबर बरोज जुम्मा को ये कॉन्फ्रेंस होनी थी 3 बजे सुपहर, इकबाल मार्की, ओल्ड खानेवाल रोड, नज़द दौलत गेट, मुल्तान। लेकिन जनाब वहां पे उनको इंतजामिया ने उस तरह वो कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी और सेनेटर मुश्ताक साहब ये कह रहे हैं जनाब कि ये पंजाब की हुकूमत हमें किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं करने दे रही। अब ये फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस थी, इसको पंजाब की हुकूमत क्यों रोक रही है? वैसे जमात इस्लामी की दीगर जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको तो वो नहीं रोकते, लेकिन हाँ पीटीआई की जो एक्टिविटी हो रही है उसको यकीनन रोकने की कोशिश की जाती है। कल बहुत सारी ट्वीट्स मैंने भी आपके साथ शेयर की थी और बहुत सारे बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के कि कैसे उनकी जमात को वहां पे टारगेट किया जा रहा है। ज़िमनी इलेक्शन से पहले हमाद अजहर साहब ने भी ट्वीट की हुई थी कि वहां पे NA 129 है, वहां पे पीटीआई एक किसी किस्म का सियासी एक्टिविटी करने की उस तरह इजाजत नहीं है। और लाहौर के जो प्रेसिडेंट हैं मियां अकरम उस्मान साहब, उनको भी गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा यासिर गिलानी साहब को गिरफ्तार किया गया और उसमें कोई वो ये क्लेम कर रहे हैं कि मुबैना तौर पे दे अरेस्टेड ए 12-year-old son of a worker and have illegally detained our publicity teams along with thousands of banners and flexes। तो हमाद अजहर साहब ये कह रहे हैं कि ना फ्लैक्स लगाने दिया जा रहा है ना बैनर लगाने दिया जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। NA 129 में ये वो हल्का है जहां से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं जो गालिबन हमाद अजहर साहब के कोई रिलेटिव भी हैं। दूसरी जानिब आप ये वीडियो देख सकते हैं जनाब, ये वीडियो खैबर पख्तूनख्वा की और नून लीग के अकाउंट्स के ऊपर शेयर की जा रही है। मैं इख्तियार वली साहब के अकाउंट से भी देख रहा था, उन्होंने भी किसी जलसे वगैरह की तस्वीर शेयर की हुई थी, कोई वीडियो शेयर की हुई थी। और नून लीग के लोग कह रहे हैं जी बेहतरीन कैंपेन चलाई जा रही है खैबर पख्तूनख्वा में, कैप्टन सफदर ने झंडे गाड़ दिए हैं, कैप्टन सफदर डोर टू डोर जा रहा है। लेकिन यहां पे सोचने की बात यह है कि लाहौर के एक हल्के के अंदर भी तहरीक इंसाफ को उस तरीके से फ्री हैंड नहीं दिया गया। लेकिन दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में मरियम नवाज साहिबा का के जो अपने शोहर हैं कैप्टन सफदर साहब, वो बेहतरीन किस्म की कैंपेन चला रहे हैं। और मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी आपसे शेयर किया था कि ये तो नून लीग के जो लोग हैं वो खुद क्लेम कर रहे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, परवेज संदेला साहब ने बाकायदा इस पे वीडियो बनाई हुई है कि कैप्टन सफदर क्या जबरदस्त किस्म की कैंपेन चला रहे हैं उधर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। तो तमाम तर इजाजत उनको है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पीटीआई को कितनी इजाजत है वो आपके सामने है। पीटीआई को तो आप छोड़ दें, वहां पे फलस्तीन के हवाले से कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सेनेटर मुश्ताक साहब, उनको भी इजाजत उस तरह नहीं दी जा रही। 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, ये दावा किया गया है एक अफगान आलिम की जानिब से, क्लरिक की जानिब से। उसने ये कहा कि भाई 4000 खुदकुश बमबार जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं
और जब उनको ऑर्डर्स मिलेंगे वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे वो अपने टारगेट्स को निशाना बनाएंगे। टारगेट्स उनको पहले बता दिए गए हैं। अब इसके हवाले से पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का रिस्पांस भी आया है और उन्होंने कहा है कि ये बुनियादी तौर पे हमारे बयानिए को तकवीयत देता है। जो हम ये क्लेम करते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, तो ये उसका वाज़ेह सबूत है। जो अफगान रजीम के करीब समझे जाने वाले लोग जो इस किस्म के बयान दे रहे हैं कि 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हैं, तो इससे दुनिया अंदाजा लगा सकती है कि क्या कुछ अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के अंदर करवाया जा रहा है। और पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है उसका जो मेजर हिस्सा है उसमें अफगानिस्तान की सरजमीन का इंपॉर्टेंट किरदार है। और अफगान हुकूमत जो है या तो उसमें सहूलतकारी करती है या फिर वो उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और उन्होंने इनको इजाजत दी हुई है। तो 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो सिंध में एहतजाज हुआ, दीगर जगहों पे एहतजाज हुआ, पूरे मुल्क के अंदर जो एहतजाज हुआ वो हमने देखा। लेकिन कराची में जो एहतजाज किया गया उसमें सिंध पुलिस ने वंस अगेन कुछ गिरफ्तारियां की, कुछ लोगों को पकड़ा, जिसके हवाले से जिब्रान नासिर साहब ने काफी ट्वीट्स वगैरह भी की, उसकी मजम्मत भी की। अब ये वो सारे लोग हैं जो खुद ऑपोजिशन के अंदर होते हुए एहतजाज भी करते रहे, सब कुछ करते रहे। लेकिन इस वक्त हालत यह है कि सेनेटर मुश्ताक को अगर फलस्तीन के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने दी जाएगी तो पंजाब हुकूमत को क्या फर्क पड़ता है, नहीं, लेकिन नहीं करने दी जा रही। इसी तरीके से 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ जो प्रोटेस्ट वगैरह होता है उसके ऊपर भी एक तरह से कदगन लगाने की कोशिश की जाती है। और फिर जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उनके अंदर आप देखें कि तहरीक इंसाफ को कितनी स्पेस हासिल है पंजाब के अंदर, और उसके मुकाबले में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नून लीग को कितनी स्पेस हासिल है वो भी सबके सामने है। वैसे जो ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं उसमें अब जो हालत ये है, मैंने कल भी आपके साथ एक वीडियो में, एक व्लॉग में ये चीज शेयर की थी कि बहुत मायूस कुन कारकर्दगी है नून लीग की। और बहुत सारे इनके अपने दोस्त अब इनसे जो है एक तरह से मायूस हो चुके हैं कि भाई तुम्हें फ्री हैंड दिया हुआ है, पीटीआई कहीं पे नजर नहीं आ सकती, उनके खिलाफ क्रैकडाउन है, लीडर रूपोश है, कोई हालत नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ लाहौर का जो एक हल्का है वो भी आप सही तरीके से जीतने के काबिल नहीं है। और जमीनी हकायक ये हैं। दूसरी जानिब उनके मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं वो मैदान में उतरे हुए। मैंने आपको बताया कोई भाई है तो कोई रिश्तेदार है, वो सारे इलेक्शन लड़ रहे हैं नून लीग के टिकट्स के ऊपर। और एक जो मोअज़्ज़िज़ शख्सियत इलेक्शन लड़ रही है साहबजादा हामिद रजा साहब के हल्के से, वो है राजा रियाज साहब के बेटे। जी हाँ जी, राजा रियाज साहब जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे जब इमरान खान साहब की हुकूमत का खात्मा किया गया तो पार्लियामेंट में लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे राजा रियाज साहब। और इसी वजह से इस वक्त की जो हुकूमत है शहबाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की, वो एतराज कर रहे हैं कि हम अचकजई साहब को जो है अपोजिशन लीडर नहीं बनने देंगे, क्योंकि उनको सिर्फ राजा रियाज साहब जैसा अपोजिशन लीडर चाहिए। और उस अपोजिशन लीडर का बेटा जो है आज नून लीग के टिकट के ऊपर फैसलाबाद से इलेक्शन लड़ रहा है। और वो हल्का किसका है? राना एहसान अफजल का। वो पढ़ा लिखा लड़का बेचारा जो पता नहीं क्यों नून लीग में है, क्या वजह उसकी। उनके वालिद साहब भी जो है वो नून लीग में थे और उनके वालिद साहब को 2018 में बड़े दबाव का सामना करना पड़ा। और ये चीज जो है ये मैं सुनी सुनाई नहीं है, मेरी खुद राना अफजल साहब से गुफ्तगू हुई थी 2018 के इलेक्शन से पहले। मैं एक इदारे में था, मैंने उनको कॉल की, हमने उनका इंटरव्यू करना था। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या हो रहा है फैसलाबाद में, हल्के की सियासत क्या है? तो उन्होंने कहा जी मुझ पर भी दबाव डाला जा रहा है कि मैं नवाज शरीफ का साथ छोड़ दूं, लेकिन मैंने नवाज शरीफ साहब का साथ नहीं छोड़ना। फिर राना अफजल साहब की बाद में वफात हो गई। अब उनके बेटे राना एहसान अफजल साहब जो हैं वो वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब के कोऑर्डिनेटर हैं। उनका वो आबाई हल्का है, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। राजा रियाज साहब के बेटे को टिकट दे दिया गया। और जमात की जो सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि जनाब उनको लीडरशिप ने ये कहा कि भाई हमें कहीं से कहा गया है कि आपने जो है वो राजा रियाज के बेटे को टिकट देना है, क्योंकि इमरान खान की हुकूमत गिराने में उसने बड़ा इंपॉर्टेंट किरदार अदा किया था। तो इस वजह से राजा रियाज साहब के बेटे को हम टिकट दे रहे हैं और उसी को जितवा के पार्लियामेंट में पहुंचाया जाएगा। तो ये हालत है कि अपने जो लीडर हैं जिन्होंने मुश्किल वक्त में साथ दिया, जो बरसा बरस से जमात के साथ हैं, उनको टिकट नहीं दिए जा रहे, लेकिन राजा रियाज साहब के बेटे को टिकट दे दिया गया है। तो इससे बुनियादी तौर पे आपको पता चलता है कि इस वक्त नून लीग की जो सियासत है वो पंजाब में किस नहज पे पहुंच चुकी है और कितना उनका नजरियाती वर्कर है। उनको पता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम किसको टिकट दें, हम राना एहसान अफजल को टिकट दें या राजा रियाज के बेटे को टिकट दें, हमारा कोई वर्कर या कोई नजरियाती वोटर उस तरह कितना बचा है वो सबको पता है। तो एक जैसी बात है, इलेक्शन बस जिस तरीके से होगा, जिस तरह जीता जाएगा वो वैसे ही जीता जाएगा। और यकीनन आपको पता है फिर आइन और कानून के मुताबिक अवामी वोट से ही तो इलेक्शन जीता जाता है। वही तो मैं कह रहा हूं, आपसे ज्यादा कौन समझ सकता है। तो उसी तरीके से अवाम के वोटों से वो समझते हैं कि फिर राजा रियाज साहब का बेटा जीत जाएगा,
क्योंकि मियां साहब इतने मकबूल हैं कि वो राना एहसान अफजल को टिकट दें या वो राजा रियाज साहब के बेटे को टिकट दें, बात एक ही है, वोट उतना ही पड़ना है, बहुत ज्यादा वोट पड़ना है। तो लिहाजा उन्होंने फिर राना एहसान अफजल की जगह राजा रियाज साहब के साहबजादे को टिकट दे दिया। ये तस्वीर सामने आप देख सकते हैं जनाब, इंडिया के वजीर आजम साहब कैसे जबरदस्त पायलट की वर्दी पहन के खड़े हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जहाज उड़ाते नहीं है, ये जहाज में बैठते नहीं, क्योंकि जिस तरह इंडिया के जहाज गिरते हैं वो इंतहाई एक अफसोसनाक अमर है कि जंग नहीं हो रही होती, वैसे ही इनके जहाज गिर जाते हैं, पायलट बेचारे मर जाते हैं। अब दुबई एयर शो में क्या हुआ, उस जहाज के अंदर से तेल लीक हो रहा था, लोगों ने रिपोर्ट किया तो इंडियन कहते हैं जी झूठ बोल रहे हैं। फिर अगले दिन आपने देखा कि कैसे हादसा पेश आया और वो बेचारा पायलट जो है उसमें मारा गया। किसी को कोई खुशी नहीं है, कोई कीमती जान जाती है तो उस पर अफसोस होता है, लेकिन दुख और अफसोस मोदी के ऊपर भी होता है, इसकी हुकूमत के ऊपर भी होता है कि अपने सियासी मकासद के लिए कभी अपने लोगों को मरवाते हैं। पहले इन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग करवाई, अपने राफेल तबाह करवाए, अपनी फौज को शिकस्त दिलवाई, अब जो है फॉल्टी इक्विपमेंट दे के भेज देते हैं और एक तरफ से कह रहे हैं जी हम बड़ी सुपर पावर है, हम ये हैं वो। ये हालत है इनके इक्विपमेंट की। इनके कितने जहाज गिरे हैं पिछले बरसों में, मुतअद्दिद बार मैंने आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर की है, लेकिन आप इनकी हालत देखें कि अभी भी जो है ये सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अपनी आर्म्ड फोर्सेस को इस्तेमाल करते हैं और फिर उसका नतीजा क्या निकलता है वो पूरी दुनिया के सामने है। पर अगेन जिस तरह मैंने पहले भी कहा कि फॉल्टी इक्विपमेंट, घटिया इक्विपमेंट, सस्ता इक्विपमेंट, चीप चीजें लेते हैं और अपने एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनकी जिंदगियों को खतरे में डालते हैं। वो बेचारा इजेक्ट भी नहीं कर सका। अब दुनिया का कौन सा जहाज होता है कि जिससे इस तरह तेल लीक हो रहा हो? कोई अच्छा ये रूट पे चलने वाला जो मजदा होता है उससे भी तेल लीक नहीं होता, लेकिन ये वो इक्विपमेंट है जो बीजेपी की हुकूमत ने एयरफोर्स को दिया हुआ है। उधर की एयरफोर्स को भी अपनी हुकूमत से पूछना चाहिए कि भाई कैसे हमारे लोगों को मरवा रहे हो, और फिर कोई उनकी ट्रेनिंग वगैरह करवाओ, कोई पैसा लगाओ उनके ऊपर, या पैसा ये सारी मराद जो है वो अंबानी को और अडानी को ही देनी है और उन्होंने ही पैसा कमाना है, और जो कॉर्पोरेट इंडिया है उसने ही पैसा कमाना है, और गरीबों के बच्चों को इस तरह मरवा देना है जनाब, वो जाली किस्म के जहाज बना के और वो नकली किस्म की उसमें इक्विपमेंट लगा के, और पता नहीं किस तरीके से वो है हालत। दुनिया में कभी आपने सुना है कि फाइटर जेट हो और उसका तेल लीक हो रहा हो, इंजन ऑयल लीक हो रहा हो? खुदा का खौफ करो यार, ये किस किस्म की एयरफोर्स है। पर एनीवे हमें तो अफसोस हुआ, जिस तरह पहले भी मैंने कहा कि पाकिस्तान में किसी को इस पे खुशी नहीं है, अफसोस होता है, दुख होता है इंडिया की एयरफोर्स पे, उनके पायलट्स पे, कि उन बेचारों को इस तरह का जो है ना फॉल्टी और घटिया इक्विपमेंट दिया गया और आए रोज वो बेचारे जो है अपनी जान से जाते हैं ये इक्विपमेंट उड़ाते हुए और इसको इस्तेमाल करते हुए। डोनाल्ड ट्रंप साहब और ममदानी साहब की जनाब मुलाकात होने वाली है फेस टू फेस। पहले आपको पता है ममदानी ने भी ट्रंप के खिलाफ बड़ी बातें की और ट्रंप ने भी ममदानी को कहा कि भाई इसको ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन एंड ऑफ द डे जब अवाम ने उसको इलेक्ट कर लिया तो ट्रंप जो है फिर वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अवाम का मैंडेट उसके पास है। अब ट्रंप ये नहीं कह सकता कि रास्ते में जनाब वो एक नाका लगा दी और उसके ऊपर SHO को खड़ा कर दी और कहे कि जनाब न्यूयॉर्क का मेयर जो है वो वाशिंगटन में नहीं आ सकता, क्योंकि जनाब इधर से आगे जो है ये सूरत हाल है, उसको हम इधर घुसने नहीं देंगे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो ये अब कहता है कि भाई उसके पास अवामी मैंडेट है, उसको अवाम का वोट पड़ा है। यहाँ पे आप हालत देख लें, वो एक SHO खड़े होता है, वो जनाब पूरे सूबे का जो चीफ मिनिस्टर है जिसके पीछे करोड़ों अवाम का मैंडेट है वो उसको रोक लेते हैं। लेकिन जो हकीकी जमहूरियत होती है वहां पे ऐसा मुमकिन नहीं होता, और इसी वजह से ट्रंप को भी इस चीज का इदराक है कि भाई मेरी ताकत भी इसी में है कि मेरे पीछे अवाम है, मुझे अवाम का वोट पड़ा हुआ है, तो जिसको अवाम का वोट पड़ा है मुझे तो उसको इज्जत देनी पड़ेगी। और अब ममदानी की और ट्रंप की फेस टू फेस जो मुलाकात है उसको वेस्टर्न मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कि बहुत जल्द ये मुलाकात होगी, बहुत जल्दी आप सब दोस्तों से दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच।